डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हर्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें प्रमुख रूप से जो इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड है। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड वाला पार्ट। एलिमेंट्री कैनाल जो इसकी एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के रूप में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कोइल्ड रहती है, कुंडलित प्रकार की रहती है, जो ब्रेंकियल रीजन से लेकर और एनस पर जो है फिनिश होती है। हम सबसे पहले इसके पहले मैं आपको इससे पहले के लेक्चर में जो हर्डमानिया के बारे में हैबिटाट और जो स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था उसमें दो प्रमुख अपर्चर बताए थे, ब्रेंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर। तो ये आपको पता होगा कि जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ जो देख रहे हैं आप, ब्रेंकियल अपर्चर और उसके नीचे ब्रेंकियल साइफन है। तो जो ब्रेंकियल अपर्चर और ब्रेंकियल साइफन है ये मुख की तरह कार्य करते हैं, और जो एट्रियल अपर्चर है वो जो इसका क्लोएका वाला पार्ट है उसके द्वारा ये बाहर एट्रियल अपर्चर के द्वारा बाहर खुलते हैं। आप जो देख रहे हैं कि इसमें जो इंटेस्टाइन वाला स्टोमक वाला जो पार्ट है उसके ऊपर दो लोब देख रहे हैं, राइट लोब ऑफ लीवर और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। ये दोनों लोब इसके स्टोमक के ऊपर जो है फैले हुए रहते हैं। तो जो माउथ है वो ब्रेंकियल साइफन के थ्रू ईसोफेगस और फिर इंटेस्टाइन और रेक्टम के बाद में एनस के द्वारा जो बाहर खुलता है। तो हम सबसे पहले जो हर्डमानिया है उसकी एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पार्ट है माउथ, उसके बारे में बात करेंगे कि माउथ जो होता है वो ब्रेंकियल जो अपर्चर है, या उसको हम ब्रेंकियल साइफन के ऊपर जो पाया जाता है ब्रेंकियल अपर्चर, उसी को जो है माउथ कह सकते हैं। और इसका ये आगे का पार्ट होता है जो चार लोब जो होते हैं, डोर्सल लिप जो है इसके ऊपर पाए जाते हैं, उनके द्वारा आवृत होता है और ये ब्रेंकियल साइफन में जाकर खुलता है। दूसरा जो इसका पार्ट होता है बकल कैविटी, ये भी जो है एक छोटी सकरी और जो है डोर्सली कंप्रेस्ड संरचना होती है, नलीनुमा संरचना होती है, जो एपिडर्मिस की जो सेल्स है उनके द्वारा आश्रित रहती है। और इसमें जो ब्रेंकियल स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती है, जो इस का जो छिद्र होता है उसको उसके परिमाण को नियमित करने का कार्य करती है। इसमें जो ब्रेंकियल रीजन है उसके ऊपर कई जो शाखित टेंटेकल्स हैं उनका एक समूह पाया जाता है, जिनको ब्रेंकियल टेंटेकल्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा डायग्राम आप इसके पास का जो देखेंगे, इसमें जो ब्रेंकियल साइफन है, ब्रेंकियल साइफन के नीचे जो है माउथ पाया जाता है, और इसके जो ये आपका जो आगे का जो पार्ट था उसको एनलार्ज करके दिखाया हुआ है कि इसके अंदर जो है बाहर की तरफ ट्यूनिसिन का आवरण है, उसके नीचे मेंटल है, और जो मेंटल और जो बाहरी पार्ट है उसके बीच में एक एंडोस्टाइल नामक संरचना पाई जाती है। बीच में आप देख रहे हैं कि इसमें स्टिग्मेटा भी पाए जाते हैं, फेरिंग्स वाला रीजन है, और इस पूरे रीजन को जो है फेरिंजियल बास्केट का नाम दिया गया है। नीचे की तरफ इसमें एट्रियम है, और ये टेस्टिकल्स जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो इसके नीचे पाए जाते हैं। डोर्सल वेसल्स देख रहे हैं, हार्ट इसके अंदर है, वेंट्रल वेसल्स के अंदर पाए जाते हैं। राइट हैंड पे जो डायग्राम में जो देख रहे हैं, सेरिब्रल गैंग्रियोल, एट्रियल साइफन जो एट्रियल अपर्चर के द्वारा बाहर खुलता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ब्रेंकियल टेंटेकल्स है वो ब्रेंकियल रीजन के या ब्रेंकियल साइफन है उसके ऊपर पाए जाते हैं, और इन जो टेंटेकल्स हैं उसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो इसमें रहती है, तो ब्लड की सप्लाई भी इसमें होती है, और जो टेंटेकल्स में जो नर्व होती है वो भी एक सेंसरी ऑर्गन की तरह ये कार्य करते हैं। ये टेंटेकल्स लगभग 64 के आसपास इसके अंदर होते हैं। जो टेंटेकल्स होते हैं वो शाखायुक्त होते हैं, लेटरली जो है ब्रांच्ड होते हैं, और ये टेंटिकुलेट्स कहलाते हैं।
इनमें जो पीछे वाला पार्ट, मुख वाक्य के जो पीछे वाला पार्ट है उसमें एक छलनी नुमा संरचना जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, जो स्टिग्मेटा वाला रीजन है उसमें एक बड़ी छलनी नुमा संरचना बनती है। तो जो फूड के पार्टिकल हैं वो जब प्रवेश करते हैं तो ये संरचनाएं उनको छोटे बड़े पार्टिकल्स को छानने का कार्य करती है। तो जैसे ही जो वाटर करंट जब इनके अंदर आती है, जलधारा जो आती है, वो इन विभिन्न प्रकार के स्टिग्मेटा के द्वारा उसको छान लिया जाता है और जो उस परिमाण के होते हैं उनके द्वारा उनको फिर आगे के स्टोमक रीजन में या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाने दिया जाता है। नेक्स्ट इसका पार्ट होता है कि फेरिंग्स वाला पार्ट। जो फेरिंग्स वाला रीजन है, ये फेरिंग्स का हर्टमानिया के फेरिंग्स का डायग्राम है जिसको टीएस द्वारा दिखाया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला ब्रेंकियल अपर्चर है और ब्रेंकियल साइफन ब्रेंकियल अपर्चर के द्वारा बाहर खुल रहा है, उसके नीचे स्पिंक्टर मसल्स पाई जाती है जो इसको परिमाण को नियत करने का कार्य करती है। नीचे उसके आप देख रहे हैं फेरिंजियल जोन है और जो उसके फेरिंजियल जोन और जो इसका पीछे वाला पार्ट है उसके बीच में जो है डोर्सल ट्यूबरकल वाली जो संरचना है ये पाई जाती है। ये भी इसका जो सेंसरी ऑर्गन्स का कार्य करती है। और बाहर की तरफ इसमें देखते हैं आप एंडोस्टाइल पाई जाती है। नीचे जब ये रीजन जाता है तो इसोफेजल ओपनिंग के द्वारा आगे की तरफ जो है खुलता है। तो फेरिंग्स वाला जो रीजन है वो जैसे मुख से बकल कैविटी और बकल कैविटी के बाद में जो ब्रेंकियल साइफन का निचला जो भाग है वो फेरिंग्स कहलाता है और ये पूरा जो एट्रियल कैविटी है उस भाग को घेरे रखने का कार्य करता है। ये जो फेरिंग्स जो है दो भागों के अंदर इसको बांट दिया गया है। एक तो प्री ब्रेंकियल रीजन यानी कि ग्रसनी का जो अग्र पूर्व भाग है उसको प्री ब्रेंकियल रीजन, और एक जो भाग है इसका ब्रेंकियल सेक या ब्रेंकियल कोस में बांट दिया गया। हम पहले प्री ब्रेंकियल रीजन की बात करते हैं कि इसमें जो प्री ब्रेंकियल रीजन है वो आगे का छोटा भाग होता है और इसमें जो है वलन पाए जाते हैं, पक्ष्मा भी इसके अंदर अनुपस्थित रहती है। इसमें जो गिल क्लिफ्ट्स हैं वो नहीं पाई जाती है। पूरे ग्रसनी भाग या प्री ब्रेंकियल जो रीजन है उसके अंदर दो वृत्ताकार और जो पक्ष्मा भी उभार इसके अंदर उपस्थित रहते हैं तो वो पेरीफेरिंजियल बैंड कहलाते हैं। तो इसके अंदर जो पेरीफेरिंजियल बैंड है वो प्री ब्रेंकियल रीजन के बाहर की तरफ जो वृत्ताकार उभार पाए जाते हैं उनको, जिनके ऊपर पक्ष्मा उपस्थित रहते हैं, तो वो पेरीफेरिंजियल बैंड इनके ऊपर जो है पाया जाता है। जो पेरीफेरिंजियल बैंड है वो मिड डोर्सल और मिड वेंट्रल जो भाग है उसके अंदर अपूर्ण होते हैं और वहाँ पर एक डोर्सल लेमिला या एंडोस्टाइल जिसको कहते हैं उससे ये जुड़े हुए रहते हैं। तो ये डोर्सल जो लेमिला है यहीं और इसके बीच वाले स्थान पे एक डोर्सल ट्यूबरकल नामक संरचना जो मैंने आपको बताई है, इसमें छोटी सी जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप, वो डोर्सल ट्यूबरकल नामक एक सेंसरी ऑर्गन इसके अंदर पाया जाता है। दूसरा इसका बड़ा पार्ट जो पिछली तरफ पाया जाता है उसको हम जो है ब्रेंकियल सेक के नाम से जाने जाते हैं और ये भी एट्रियल कैविटी के अधिकांश भाग को घेरे हुए रखता है। इसमें गिल स्लिट्स स्टिग्मेटा पाए जाते हैं जो एट्रियल कैविटी में जाकर खुलते हैं। इसमें जो बड़े लंबे सीलिया होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, उनको हम लेटरल सीलिया कह सकते हैं। और ये जो सीलिया होते हैं वो इनका कार्य होता है जो वाटर करंट आती है, जलधारा जो मुख के द्वारा फेरिंग्स में और एट्रियल कैविटी में पहुंचती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इसमें इसके अलावा भी जो ग्रसनी की जो दीवार है उसके अंदर कुछ लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांजर जो छड़े हैं उनका एक जाल इसके अंदर पाया जाता है जो इनमें रेक्टेंगुलर स्टिग्मेटा को घेरे हुए रहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार का जिस जाल जो आपको मैंने बताया है कि इसमें अलग अलग स्टिग्मेटा अलग अलग साइज़ के पाए जाते हैं। जैसे ये आप बीच वाला रीजन जो देख रहे हैं इसमें अलग अलग प्रकार के जो है ये छड़ नुमा संरचनाएं पाई जाती है और इनमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी इसके अंदर सप्लाई होती है। तो जो इंटरनल लॉन्गिट्यूडिनल और जो एक्सटर्नल ट्रांजर वेसल्स
इनके अंदर जो पाई जाती है वो ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर जो ब्रेंकियल सैक है उसमें इनके अलावा भी जो संरचनाएं पाई जाती है उसमें ट्रेबिकुली नाम की संरचना भी पाई जाती है। ये ट्रेबिकुली जो है नॉन सिलिएटेड होती है और इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स पाए जाते हैं और इनके अंदर जो ये मेंटल से जुड़ी होती है और ब्लड वेसल्स इनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट जो दूसरी संरचना इसमें डोर्सल लेमिना भी पाई जाती है। डोर्सल लेमिना जो होता है वो पेरीफेरिंजियल से जो ईसोफेगस वाला जो रीजन होता है वहाँ पर ये पाई जाती है। एंडोस्टाइल जो नेक्स्ट संरचना इसमें होती है एंडोस्टाइल पाया जाता है। एंडोस्टाइल ब्रेंकियल कोश का जो फर्श है वहाँ पर ये मिड वेंट्रल सरफेस पर उपस्थित होता है और आगे की ओर ये फेरिंजियल जो ग्रूव होती है और पीछे की तरफ जो पश्च दिशा में जो ईसोफेगस वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ तक ये फैली हुई रहती है। तो इसमें जो एंडोस्टाइल है उसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडिनल सीलिया पाए जाते हैं उनकी रो पाई जाती है जिसमें से एक मीडियन और दो लेटरल कतारें जो है सीलिया की पाई जाती है और ये जो चार श्लेष्मिक जो स्रावित करने वाली कोशिकाएं होती हैं वो एकांतर क्रम में इनको पृथक करती रहती है। एंडोस्टाइल जो होती है वो उच्च कशेरुकी जंतुओं के थायराइड ग्लैंड के समान मानी गई है कि जो हायर कोऑर्डेट जंतु होते हैं वर्टिब्रेट वाले जो जंतु हैं उनके अंदर जो थायराइड ग्लैंड होती है उन्हीं के समान जो है हर्डमानिया के अंदर एंडोस्टाइल पाई जाती। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो रीजन होता है उसमें जो फेरिंग्स के बाद में जो दूसरा रीजन होता है वो ईसोफेजियल रीजन या ईसोफेजियल एरिया होता है। ये छोटा और वृत्ताकार वाला पार्ट है। इसके ऊपर दो चौड़े और मुड़े हुए जो लिप्स पाए जाते हैं। जो ईसोफेजियल ओपनिंग है उसको ये घेरे रखने का कार्य करते हैं। जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि जो बीच वाला नीचे की तरफ ईसोफेजियल ओपनिंग है वो यहाँ पे जो लिप होते हैं वो इस ईसोफेजियल ओपनिंग को घेरे हुए रहते हैं और यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं और जो स्टिग्मेटा है वो इस क्षेत्र में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है ईसोफेगस वाला रीजन। आप पहले वाला डायग्राम देख सकते हैं कि जिसमें ये जो पार्ट है यानी कि ये कोयल कुंडलित नुमा संरचना है जो हर्डमानिया की है। तो हम ब्रेंकियल रीजन से फिर ईसोफेगस वाले रीजन में आ रहे हैं। तो जो ब्रेंकियल कोश का जो पीछे वाला पार्ट है वो एक मुड़ी हुई नलिका में जाकर खुलता है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। यहाँ आप आराम से इसमें देख सकते हैं कि जो ब्रेंकियल रीजन अपन यानी कि मुख बकल कैविटी और उसके बाद में फेरिंग से होते हुए जो है ईसोफेगस तक ये रीजन आता है। तो जो मुड़ा हुआ पार्ट है जहाँ से नली नुमा संरचनाएं शुरू हो रही है वो ईसोफेगस वाला पार्ट है और इसमें भी जो है जो सीलिया होते हैं उनकी चार लंबवत सीलेटेड खांच पाई जाती है। तो जहाँ यहाँ से जो भोजन आता है यहाँ पर वो आगे की ओर जाकर स्टोमक में खुलता है। जो आगे ईसोफेगस का पिछला वाला पार्ट है स्टोमक जो आप फूली हुई संरचना देख रहे हैं वहाँ पे जाकर ये खुलता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका स्टोमक। ये स्टोमक वाला पार्ट भी जो है चौड़ा वाला पार्ट होता है और यहाँ पे जो भोजन ब्रेंकियल अपर्चर बकल कैविटी फेरिंग्स ईसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में पहुँचता है। तो यहाँ पे उस भोजन को संग्रहित किया जाता है और उसका पाचन जो होता है इन स्टोमक की इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम जो पाए जाते हैं और यहाँ पर जो पाइलोरिक ग्लैंड्स पाई जाती है उनके द्वारा स्रावित एंजाइम्स के द्वारा जो है यहाँ पे उसका पाचन होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस जो स्टोमक का जो रीजन है उसके ऊपर राइट लोब ऑफ लीवर और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर यानी कि जो लीवर का दाहिना और बायां पिंड है वो इसको घेरे हुए रहता है और ये पीछे की तरफ जाकर इंटेस्टाइन में खुल रहा है। स्टोमक के पीछे की तरफ आप देख रहे हैं कि जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है वो दिखाई दे रहा है और इसमें जो है मसल्स पाई जाती है। ये इंटेस्टाइन वाला स्टोमक वाला रीजन है वो उसमें मसल्स पाई जाती है जो भोजन को संकुचित करके आगे इंटेस्टाइन की तरफ धकेलने का
कार्य करता है। इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है, अब नेक्स्ट जो पार्ट देख रहे हैं आप पीछे की तरफ इस डायग्राम में, वो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है और यू शेप की आकृति लिए हुए रहता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो अवरोही भुजा वाला जिसको हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और एक दूरस्थ भुजा वाला डिस्टल लिम्ब या असेंडिंग लिम्ब जिसको कहते हैं आरोही भुजा। तो जो निकटस्थ वाला भाग है जिसको प्रोक्सोमियल वाला पार्ट कहते हैं वो डिसेंडिंग लिम्ब कहलाता है, और जो पीछे का जो दूरस्थ वाला भाग है उसको हम असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे पर जो है मुड़ी हुई रहती है, तो इनसे एक लूप नुमा संरचना बन जाती है, और इस लूप नुमा संरचना के अंदर गोनेड्स आ जाते हैं। जो इसके जननांग है वो इसके जो लूप बनता है उसमें लेफ्ट गोनेड को ये लूप घेरे हुए रहता है। नेक्स्ट जो पार्ट आप देख रहे हैं इसका इंटेस्टाइन से आगे की तरफ जो है पार्ट जो होता है वो रेक्टम वाला कहलाता है, जो भोजन आमाशय में पचने के बाद में इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन में के बाद में जो है अपचित भोजन पीछे की तरफ जाता है वो रेक्टम में जाकर रेक्टम से बाहर करने का है। तो जो पीछे वाला आंत्र का सबसे पीछे वाला भाग है वो जाकर एक छोटी संरचना में खुलता है जिसको रेक्टम कहते हैं। इसमें भी सिलेटेड एपिथेलियम पाई जाती है, और ये एनएस के द्वारा क्लोएका एट्रियल भाग में जाकर खुलता है, जहाँ पर इसमें उस रीजन के अंदर जो है 4 लिप्स पाए जाते हैं, और इनके द्वारा जो अपचित भोजन है वो फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ये तो इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है इसके अंदर वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वाला पार्ट है, कि इसके अंदर ये तो एलिमेंट्री का ना, हमने जो हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में बांटा। एक तो जो एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट जिसको मैं अभी बता चुका हूँ आपको, और दूसरा पार्ट है इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड वाला पार्ट, क्योंकि इसमें जो स्टोमक वाला पार्ट है उस पर लीवर पाया जाता है। तो लीवर की जो संरचना होती है भूरे रंग का होता है, बाइलोब्ड संरचना है कि 2 पिंड उसके अंदर पाए जाते हैं, एक उसमें लेफ्ट वाला बड़ा होता है और राइट वाला जो होता है वो छोटा होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और इसमें लीवर के अंदर जो है कई ट्यूबुल्स पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित होता है, और जो मैट्रिक्स है उसमें धंसा हुआ रहता है। यहाँ पे ब्लड साइनसेस भी पाए जाते हैं, और ये सारी नलिकाएं मिलकर 10 से 12 हिपेटिक डक्ट का निर्माण करती है, जो स्वतंत्र रूप से ये आमाशय के अंदर खुलती है। यानी कि जो लीवर वाला पार्ट है वहाँ से हिपेटिक डक्ट निकलकर 10 से 12 की संख्या में हिपेटिक डक्ट निकलकर और इस स्टोमक में आकर खुलती है। तो यहाँ पे जो लीवर है उसमें उसका जो सिक्रेशन होता है वो स्टोमक में आकर खुलता है, क्योंकि जो डाइजेशन जो होता है प्रमुख रूप से स्टोमक के अंदर ही होता है, लेकिन स्टोमक के अंदर जो लीवर है उससे स्रावित होने वाले एंजाइम जो होते हैं जैसे एमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज, ये अलग अलग एंजाइम जो है प्रोटीन, लिपिड और वसा का पाचन करने के कार्य करते हैं। दूसरा इसके अंदर जो ग्लैंड्स पाई जाती है वो पाइलोरिक ग्रंथि या पाइलोरिक ग्लैंड्स होती है। ये भी साकित नलिकाएं होती है, और ये सभी साकित नलिकाएं मिलकर और जो इंटेस्टाइन की प्रोक्सोमियल एंड है यानी कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है या अवरोही भुजा है उसमें जाकर ये खुलती है। तो जो पाइलोरिक ग्लैंड जो होती है वो वर्टिब्रेट जो हैं उनके पेनक्रियाज या एक्सक्रीटरी ऑर्गन या उत्सर्जी अंग के दोनों की तरह जो है ये कार्य करती है। तो प्रमुख रूप से इसमें 2 चीज़ हो गई, एक तो जो लीवर है उसके द्वारा स्रावित एंजाइम, और जो पाइलोरिक ग्लैंड है उसके द्वारा स्रावित जो एंजाइम होते हैं वो इसमें प्रमुख रूप से डाइजेशन में काम करते हैं। ये हम इसका हमने एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट देखा इसमें अंदर जो पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि इसमें भोजन का पाचन और अंतर्ग्रहण वो किस प्रकार से इसके अंदर होता है। तो इसमें प्रमुख रूप से जो भोजन होता है कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो अडमोनिया का जो भोजन है,
क्योंकि ये सेडेंट्री होता है, स्थानबद्ध प्रकार का एनिमल है कि एक ही स्थान पर रहने वाला अंदर जंतु है। दूसरा ये फिल्टर फीडर है, यानी कि भोजन को छान कर, क्योंकि जल में रहता है और जल धारा वाटर करंट जो है इसमें लगातार बहती रहती है, तो ये सीलियरी मैकेनिज्म के द्वारा यानी कि पक्षमाभी विधि के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। जैसे छोटा एक क्वेश्चन आता है कि हर्डमानिया किस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है, किस टाइप की विधि के द्वारा भोजन करता है, तो उसमें आप लिखिए कि इसमें ये फिल्टर फीडर है और सीलियरी मैकेनिज्म के द्वारा ये भोजन को ग्रहण करता रहता है। क्योंकि ये जो माइक्रोस्कोपिक जो प्लैंक्टोनिक एनिमल्स होते हैं, जैसे एल्गी है, डाइटम्स है, सीलिएट जो जंतु हैं, उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो फीडिंग का तरीका इसमें क्या होता है कि भोजन ग्रहण किस तरीके से ये करता है, तो इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि जो स्टिग्मेटा होते हैं वहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं, और वो सीलिया में जो जल धारा होती है, वाटर करंट जो होती है, वो लगातार मुख में प्रवेश करती रहती है। तो वो जो जल धारा होती है उसके अंदर भोजन के सूक्ष्म पार्टिकल्स जैसे डाइटम, सीलिएट, एल्गी वगैरह जो होते हैं वो आते रहते हैं, और जो वो मुख धारा, वो जो जल धारा है वो सीधा ब्रैंकियल साइफन से होती हुई, मुख से होती हुई फेरिंग्स में पहुंचती है। फेरिंग्स में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे स्टिग्मेटा पाए जाते हैं, और ये जो स्टिग्मेटा फेरिंग्स वाला जो रीजन था स्टिग्मेटा वाला, वो पूरी एट्रियल कैविटी को घेरे रहता है। तो यहाँ पर फिर ये एट्रियल एपर्चर के द्वारा बाहर चले जाते हैं। तो ब्रैंकियल जो साइफन है, ब्रैंकियल साइफन के अंदर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और वो टेंटिकल्स एक छलनी की तरह जो है कार्य करते रहते हैं, और उसके बाद में वो फिर उस भोजन को ब्रैंकियल सैक में जाने देते हैं। यहीं पर फेरिंग्स के बाहर की तरफ जैसे एंडोस्टाइल की जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें म्यूकस का सिक्रेशन होता है, और उस भोजन को जो है उस म्यूकस में लपेटा जाता है, और फिर जो एंडोस्टाइल में जो सीलिया पाए जाते हैं उसको फिर वो लगातार जब इस पे स्पंदन होता रहता है तो उसको फेरिंग्स की तरफ जो है ऊपर उठाकर उसको डोर्सल लेमिना के ऊपर ले जाता है। तो वहाँ से फिर भोजन एक सिलिंड्रिकल मास में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि लगातार उसमें जो है संकुचन उत्पन्न होता है। तो जो भोजन फेरिंग्स के बाद में और जो एंडोस्टाइल में गया, एंडोस्टाइल में म्यूकस उसको लपेटा गया, और म्यूकस में लपेटता हुआ फिर उसको डोर्सल लेमिना के ऊपर भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर जो डोर्सल लेमिना के बाद में सीधा फिर इसको स्ट्रिंग कॉर्ड के रूप में जो है ईसोफेगस में भेज दिया जाता है। तो यहाँ से ईसोफेगस तक भोजन आ जाता है, और ईसोफेगस के बाद में फिर इसका जो है स्टोमक में भेज दिया जाता है। वहाँ पर फिर इसका पाचन शुरू होता है। तब पाचन में, डाइजेशन में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो डाइजेशन की क्रिया है उसमें लीवर के द्वारा जो एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं जैसे एमाइलेज, तो एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्लों में बदलता है, और जो लाइपेज एंजाइम होता है वो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। साथ ही जो पाइलोरिक ग्लैंड है उस पाइलोरिक ग्लैंड से भी जो है डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होता है, और वो मैंने आपको बताया कि जो पैनक्रियाज या अग्नाशय है हायर वर्टिब्रेट की, उसकी तरह वो कार्य करता है। फिर जो पचित भोजन है उसको, उसमें से अवशोषण का जो कार्य है वो इंटेस्टाइन की जो सरफेस है उसके द्वारा किया जाता है, और जो शेष अपचित भोजन होता है उसको रेक्टम के द्वारा और एनएस के द्वारा आउस्कर में पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ से फिर जो क्लोएका है उसमें संकुचन होता है, और जो एट्रियल छिद्र है उसके द्वारा उस भोजन को एक पिचकारी के रूप में जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार जो प्रमुख रूप से हम अगर इसको समराइज़ करें तो हम पहली बात तो यह है कि जो हर्डमानिया है उसकी एलिमेंट्री कैनाल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उसका जो डाइजेस्टिव जो पार्ट है उसमें एक तो एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा उसमें ग्लैंड्स वाला पार्ट। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनको हम बांट सकते हैं एक पार्ट में, और दूसरा पार्ट जो उसका होता है एलिमेंट्री कैनाल वाला। तो एलिमेंट्री कैनाल को भी अगर हम देखें तो फिर माउथ, बकल कैविटी और फेरिंग्स, ईसोफेगस
और उसके बाद में जो है स्टोमक, रेक्टम और एनस के द्वारा जो पचित भोजन है उसको बाहर निकाल दिया जाए। दूसरा पार्ट इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड वाला पार्ट है। तो उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड की संरचना मैंने आपको बताई कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसके अंदर बाइलोड संरचना होती है और ये स्टोमक के ऊपर पाई जाती है। यहाँ से जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं एमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज। और दूसरा जो प्रमुख कार्य है डाइजेशन में कि जो पाइलोरिक ग्लैंड है वो भी पेनक्रियाज की तरह कार्य करती है और उसके द्वारा भी जो एंजाइम है वो सिक्रेट किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो हार्डमानिया है उसके अंदर डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो इसमें होती है। थैंक यू।